Hello and Assalamu alaikum everyone. Welcome to our first episode of Untold Diaries. इससे पहले कि मैं आपको आज के अपने मेहमान का तारुफ करवाऊँ, I would just like to share a few words about Untold Diaries. So basically, Untold Diaries is a platform that we are trying to create so we can give people from diverse backgrounds the opportunity to share the exciting stories and journeys. इस उम्मीद में कि आप लोग भी इंस्पायर हो सके उनकी कहानियों से और उनके सफ़र से. So let's kick it off. And so we have a very interesting guest here, Hamza Wasim, who is currently a Rhodes Scholar and doing his PhD in quantum physics at Oxford University. So Hamza, over to you. मैं चाहूँगी कि क्योंकि हमारे साथ और भी हमारे साथी हैं जो देख रहे हैं, थोड़ा सा इससे पहले कि वी कम टू द पॉइंट कि आप रिसर्च क्या कर रहे हैं, आप अपना सफ़र बताएं, लाहौर से ऑक्सफोर्ड तक कैसे पहुँचे. जी, तो मेरी सारी तालीम जो है वो लाहौर से है, पीएचडी से पहले तक, और लाहौर में ही मैं पला बढ़ा. कैथीड्रल स्कूल जो कि अनारकली में है, वहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग जो है. अच्छा, अनारकली में भी एक ब्रांच? अनारकली में सेकंड ब्रांच है. अच्छा अच्छा. तो वहाँ से मेरी तालीम है केजी से मैट्रिक तक, और मैट्रिक में मैंने साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़े, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी. उसके बाद मैंने एफएससी की गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, और वहाँ भी मैंने मैथ्स वाले सब्जेक्ट लिए जिसको प्री इंजीनियरिंग भी कहा जाता है. उसके बाद मैंने यूवीटी लाहौर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की. शौक़ तो मेरा फ़िज़िक्स में था, लेकिन ऐसा लगता था कि फ़िज़िक्स के लिए कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है ही नहीं जो कि अफोर्डेबल भी हो. तो मैंने फिर फ़िज़िक्स की बजाय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया, क्योंकि वो फ़िज़िक्स के कदर करीब है, और फिर ज़हन में ये भी था कि इसकी बेसिस पे आगे फ़िज़िक्स में जाना है. तो यूवीटी लाहौर में मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, उसके साथ साथ मैंने फ़िज़िक्स भी पढ़ी, फ़िज़िक्स में रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी किए, कुछ रिसर्च पेपर्स भी मेरे पब्लिश हुए. और जब मैं थर्ड ईयर में था, थर्ड ईयर के बाद आई अप्लाइड फॉर दिस स्कॉलरशिप विच इज़ कॉल्ड द रोड स्कॉलरशिप. तो रोड स्कॉलरशिप पाकिस्तान में हर साल एक बंदे को मिलता है, एक ही कैंडिडेट, एक ही सिलेक्ट होता है. और रोड स्कॉलरशिप जो है, इट्स कंसिडर्ड द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप इन द वर्ल्ड एंड आल्सो द ओल्डेस्ट स्कॉलरशिप. तो 1900 अर्ली 1900s में ये शुरू हुआ था. तो पाकिस्तान से एक कैंडिडेट होता है, तो आई वाज द कैंडिडेट फॉर 2019, और दिस इज़ ओनली फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड. तो स्कॉलरशिप मिल गया. उसके बाद मैंने ऑक्सफोर्ड में फ़िज़िक्स में पीएचडी के लिए अप्लाई किया, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी को डीफिल कहते हैं. तो 2019 में मेरी पीएचडी शुरू हुई, और अभी भी मैं वो कर रहा हूँ. अच्छा, तो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में आपने बीएससी की इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो एकदम से वो पीएचडी प्रोग्राम में आपको वहाँ ले लिया? जी. तो बीच में कोई मास्टर्स की? बीच में कोई मास्टर्स, कोई एमफिल नहीं है. अच्छा. और बीच में कोई गैप ही नहीं है. राइट. जिस साल मेरी ग्रेजुएशन थी उसी साल मेरी पीएचडी शुरू हो गई. अच्छा, शुक्र है कोविड से पहले हो गया. हाँ, कोविड से पहले हो गया, लेकिन बीच में कोविड भी आ गया फौरन. और फिर उससे काफ़ी जो है नुकसान भी हुआ. तो काफ़ी, मुझे एक साल के लिए तो मैं पाकिस्तान में फंस गया. तो ये जो है जो पीएचडी का प्रोग्राम है ऑक्सफोर्ड में, डीफिल जिसको कहते हैं, इसकी क्या ड्यूरेशन क्या है? इसकी मिनिमम ड्यूरेशन 3 साल है, लेकिन अमूमन 4 से 5 साल लग जाते हैं. अच्छा. तो मेरे एकेडमिकली 2 साल हुए हैं. हालांकि मैंने तो 2019 में शुरू किया था, लेकिन 1 साल का बीच में गैप आ गया था. अच्छा. कोविड की वजह से. ठीक है. तो अब मतलब आपको क्या लगता है कितनी देर तक आपका? अब मेरे पास कोई 1.5-2 साल हैं. अच्छा. और 1.5-2 साल की मेरे पास फंडिंग भी है पीएचडी के लिए. Wonderful. So that's amazing, Hamza, कि आप you were the only candidate selected for this very prestigious scholarship. ये बताइए कि इस सारे सफ़र में और वहाँ ऑक्सफोर्ड तक पहुँचना और अनारकली कैथीड्रल से, ये क्या स्कूल का कमाल था, या आपकी यूनिवर्सिटी का कमाल था, या आपके माहौल का कमाल था, या हमारे निज़ाम तालीम का कमाल था? कुछ इस पर ज़रा हमसे अपने आइडियाज़ शेयर करें. ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा. मेरा ख्याल है कि इसमें आपने जिन चीज़ों के नाम लिए उनका बहुत कम किरदार है, और ये कहना मुनासिब तो नहीं लगता कि उन चीज़ों का बहुत कम किरदार है. तो फिर ऐसा लगता है कि मैं अपनी बड़ाई बयान कर रहा हूँ कि मैं ख़ास था. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं ख़ास था. मुझे लगता है कि मैं लकी था. मुझे कुछ ख़ास मोमेंट्स पे कुछ एनकरेजमेंट मिल गई वालिदैन की तरफ से, कुछ टीचर्स की तरफ से, कुछ मेरे
कुछ जिसको ना हैपनस्टांस कहते हैं, चीज़ें हो जाती हैं, आपने प्लान नहीं की होती। तो मेरे साथ भी कुछ इस तरह के मामला थे। तो इसमें मुझे लगता है स्कूल का बहुत थोड़ा और यूनिवर्सिटी का बहुत थोड़ा किरदार था, और अच्छे उस्ताद या अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ये मुझे लगता है ढूंढने से मिली हैं। अच्छा, अब मैंने बात की कि स्कूल का किरदार बहुत थोड़ा था, तो उसकी एविडेंस ये हो सकती है कि देखें, मेरे स्कूल से तो हर साल इतने सारे बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, मेरी यूनिवर्सिटी से भी, कॉलेज से भी, तो और बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको नहीं मिलता। चलें, रोड स्कॉलरशिप तो एक स्कॉलरशिप है, लेकिन वो बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे निज़ाम तालीम में कुछ मसाइल हैं, कुछ सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स हैं, और ये आज की बात नहीं है, ये पाकिस्तान से पहले की बात है। डॉक्टर अब्दुल सलाम, जिनको नोबेल इनाम मिला फिजिक्स में, उनका भी, उनसे जब पूछा जाता था कि उनकी ज़िंदगी में जो सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट्स थे या जो उनकी सक्सेस के पीछे राज था वो क्या था, तो उन्होंने कहा कि 3 एक्सीडेंट्स थे। अच्छा, एक्सीडेंट कहते हैं वो इसे, लकी एक्सीडेंट या हैप्पी एक्सीडेंट। और उनमें से सबसे अहम एक्सीडेंट जो था वो पाकिस्तान से 1 साल बनने पहले, पाकिस्तान के 1 साल बनने के पहले हुआ था। अच्छा। और वो ये था कि जब दूसरी जंग अजीम हो रही थी, तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ से भी, यहाँ की फौज भी मुलविस थी और यहाँ से भी पैसा जा रहा था। तो कुछ लोगों ने फंड जमा किया हुआ था दूसरी जंग अजीम के लिए, और दूसरी जंग अजीम आपको पता है 1945 में ख़त्म हो गई। तो उसके बाद जो कुछ फंड बचा हुआ था वो उन्होंने सोचा कि ना किसी ज़मींदार के बच्चे को स्कॉलरशिप दिया जाए। अच्छा, ठीक है, तो वो 3 स्कॉलरशिप्स थे। अब वो 3 स्कॉलरशिप्स में हुआ ये, और अब्दुल सलाम जो है वो उनके वालिदैन ज़मींदार नहीं थे, लेकिन उनका एजुकेशन की तरफ बड़ा जो है ना रुझान था, ख़ास तौर पे ख़ास तौर पे अब्दुल सलाम के वालिद का। और अब्दुल सलाम के गालबन चचा, और जो चचा या ताया, उनका भी जो है बड़ा, वो समझते थे कि एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब्दुल सलाम के जो चचा थे या ताया थे, उन्होंने थोड़ी सी ज़मीन खरीद ली ताकि अब्दुल सलाम एलिजिबल हो जाए। और फिर अब्दुल सलाम क्वालिफाई कर गए। हालांकि, और उस वक्त अब्दुल सलाम के ज़हन में ये भी नहीं था कि मैंने साइंसदान बनना है, वो बस इसलिए उन्होंने अप्लाई किया कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ूंगा और वापस आगे इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे दूंगा। उनके ज़हन में ये था। अब हुआ ये कि फिर उसके बाद वो पाकिस्तान और इंडिया तफरीक हो गई, और कुछ इस तरह के हालात बने कि जो बाकी 2 लोग सेलेक्ट हुए थे वो नहीं जा सके, और फिर जब पाकिस्तान इंडिया बन गया तो वो स्कॉलरशिप ज़ाया हो गए। तो अब्दुल सलाम वो वाहिद बंदे थे जो उस स्कॉलरशिप पे गए कैम्ब्रिज, और फिर वहाँ जाके, तो देखें इस तरह के जो एक्सीडेंट्स हैं। हाँ, और वो स्कॉलरशिप अगर मिस हो जाता तो वी वुड हैव लॉस्ट अब्दुल सलाम। वो इस वक्त इंडियन सिविल सर्विस और उसके बाद पाकिस्तान सिविल सर्विस में ब्यूरोक्रेट होते हैं, और उनको शायद कभी पता भी नहीं लगता कि ये भी हो सकता है। अच्छा, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज आई हैव रेड अ लॉट अबाउट हिज लाइफ, बट मैंने इस किस्से का ये जो छोटा सा टुकड़ा है उनकी, ये बड़ा अहम है उनकी, ये मैंने बिल्कुल नहीं उनकी पढ़ा। ये डॉक्यूमेंटेड है। ये डॉक्यूमेंटेड है। अब्दुल सलाम पे 3 या 4 बायोग्राफीज हैं, जिसमें पहली बायोग्राफी तो पाकिस्तान से ही छपी थी। अच्छा। डॉक्टर अब्दुल गनी की। तो मेरे पास अब्दुल सलाम पे जितना भी लिटरेचर है वो मैंने इकट्ठा किया हुआ है। आई सी हिम एज एन इंस्पिरेशन। एक उन पर मूवी भी तो बनी थी ना, तो उसमें है ये? क्योंकि मुझे नहीं लगता, मैंने वो 2 दफा देखी। नहीं, उस मूवी में इसका जिक्र नहीं, उस मूवी में नहीं है। लेकिन अब्दुल सलाम हैज बीन एन इंस्पिरेशन फॉर मी। बल्कि मेरी जो, अब ये हालांकि थोड़ी सी रिस्क वाली बात है कि आप अपने पाकिस्तान से जब अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, और आपकी जो रोड्स की कमेटी होती है वो भी लोकल्स होते हैं, तो आई मेंशन अब्दुल सलाम इन माय पर्सनल स्टेटमेंट, शुरू में भी आखिर में भी। इट वाज समथिंग दैट आई कुड, मतलब ये मेंशन करना लाजमी था। इट वाज पार्ट ऑफ माय स्टोरी, बिकॉज़ ही इंस्पायर्ड यू। बिल्कुल, और अभी भी। और सिर्फ इंस्पिरेशन वो फिजिक्स के काम की नहीं, जो उन्होंने, उनका किरदार है एजुकेशन को प्रमोट करने में, साइंस को प्रमोट करने में, ICTP बनाया। और अभी हमारे कई इदारे हैं जिसमें अब्दुल सलाम का कलीदी किरदार था। सुपार्को भी शामिल है उसमें, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, आपका जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, उसके पीछे अगर आप मुझसे पूछें सबसे बड़ा हाथ अब्दुल सलाम का था। ये तो फिर एक और हमें सेशन करना पड़ेगा इसके ऊपर करने का। तो नहीं, ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि अब्दुल सलाम एज अ फिजिसिस्ट एंड द फर्स्ट पाकिस्तानी नोबेल लॉरिएट हैज़ बीन अ ह्यूज इंस्पिरेशन, और आपकी भी एक हद तक इंस्पिरेशन थी। ज़ाहिर है आपने छोटे होते ही उनके बारे में पढ़ना शुरू किया होगा, या उनकी लाइफ के बारे में। लेकिन एक अजीब बात यह है कि किताबों में इतना ज़्यादा उनके बारे में मालूमात नहीं होती थी। तो अब्दुल सलाम का मैंने अपने अब्बू से सुना, क्योंकि मेरे अब्बू की अब्दुल सलाम से मुलाकात हुई थी 81 या 82 में। तो मेरे अब्बू का बोर्ड में कोई पोजीशन थी, तो जो उस वक्त हुकूमत थी ना, और मज़े की बात यह है कि ये ज़ियाउल हक की हुकूमत थी। ज़ियाउल हक की हुकूमत ने
ब्राउनी पॉइंट्स के लिए अब्दुल सलाम को बुलाया इधर, उनको कोई हाँ। वो तमगा भी दिया, बिल्कुल और सही जो है। उस वक्त के जो बोर्ड टॉपर्स थे ना उनकी मुलाकात कराई उनके साथ। हम्म। तो मेरे अब्बू मुझे बताते थे कि मैं अब्दुल सलाम से मेरी अच्छा, मुलाकात हुई उनकी हुई है। हाँ। मुलाकात हुई, अच्छा। और दूसरा मैट्रिक की किताब में एक छोटा सा एक हाशिए में लिखा हुआ था कि अब्दुल सलाम को नोबेल, उसके अलावा हमारी किताबों में कहीं भी कुछ नहीं नहीं। लिखा हुआ था। मतलब आप यकीन करें कि ऐसे इतने बड़े इंसान और साइंसदान जी जो कि दुनिया में जी माने जाते हैं, तो हमारे मुल्क में, हमारी बिल्कुल किताबों में, हमारी बिल्कुल चाहे वो हिस्ट्री ऑफ साइंस हो या साइंस बाय इटसेल्फ हो, कोई तस्करा बिल्कुल। नहीं है। तो अब्दुल सलाम का ज़्यादा तो मुझे यूनिवर्सिटी में जाके पता लगा, जब खुद इंटरनेट पे ज़रा चीज़ों को पढ़ा। अब्दुल सलाम पे एक दो डॉक्यूमेंट्रीज और भी बनी हुई हैं जो जी यूरोपियंस ने जी बनाई जी हुई हैं, जी जी। तो वो पढ़ी। लेकिन उसके अलावा और भी बड़े साइंसदानों की बायोग्राफीज पढ़ना बचपन से शौक था, बायोग्राफी पढ़ने का, क्योंकि बायोग्राफी में एक कुछ चीज़ देखिए, अचीवमेंट्स का तो सबको पता है कि ये सही न्यूटन है। के लॉ है, न्यूटन ने किया, लेकिन वो जो न्यूटन का किरदार है, वो जो कैरेक्टर है, उसको ह्यूमनाइज करती है बायोग्राफी, और फिर बिल्कुल। आप रिलेट कर पाते हैं यार कि ये काम हम भी कर सकते हैं, ये कोई फरिश्ते नहीं है, ये इंसान ही है। ये आपने बहुत अच्छी बात की। आई थिंक इट्स हाउ वी आर एबल टू ह्यूमनाइज बिल्कुल, और दीज, अच्छी बायोग्राफी वही होती है जो ह्यूमनाइज करती है। ह्यूमनाइज करती, बिल्कुल सही है। सो सो अब बेसिकली आप यही कह रहे हैं कि ज़ाहिर है इतनी इनेबलिंग एनवायरनमेंट तो थी नहीं, इंस्पिरेशंस आपको मिली इधर उधर से। तो फिर जब यूईटी से आपने अपनी इंजीनियरिंग डिग्री ख़त्म की, तो उस वक्त आपको क्लैरिटी थी कि आपने फिजिक्स पर शिफ्ट करना है? जी जी, ये क्लैरिटी मुझे एफएससी के दौरान थी अच्छा। कि मैंने फिजिक्स पढ़नी है, और उस वक्त मैं ये सोचता था कि अब जाहिर है हमारा जो माशरा है यहाँ पे, आपको पता है इंजीनियरिंग और मेडिसिन को बड़ा एक स्टेटस सिंबल बिल्कुल। समझा जाता है। मेरी फैमिली भी एक मिडिल क्लास टिपिकल फैमिली है, तो उनके ज़हन में भी यही होता है कि बच्चे के मार्क्स अच्छे हैं तो डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं। इंजीनियर बना। तो वहाँ से भी थोड़ा सा प्रेशर था इंजीनियरिंग करें। तो एफएससी के दौरान मैं सोचता था कि मैं ना पहले इंजीनियरिंग करूँगा, फिर मैं दोबारा बैचलर्स करूँगा फिजिक्स में। हाँ, अच्छा 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 अच्छा। और फिर यानी उस वक्त मुझे लगता था कि ये शिफ्ट नहीं हो सकता। फिर बाद में मैंने कुछ और ऐसे लोगों के बारे में पढ़ा कि इंजीनियरिंग से फिजिक्स में कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है। तो मुझे यूईटी से पहले क्लैरिटी थी, तो यूईटी के दौरान मैंने फिर जो फिजिक्स की तालीम थी वो अपने एंड पे जारी रखी। वो सारे कोर्सेज मैंने पढ़े, खुद ही किताबों से, इंटरनेट से, ऑनलाइन कोर्सेज से। 2-3 मैंने रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी किए। अच्छा। बल्कि जब मुझे एडमिशन मिला तो बल्कि ऑक्सफोर्ड जाने के बाद मुझे ये लगा कि ऑक्सफोर्ड में जो मेरे कॉलीग्स हैं जिनकी जो बाहर से पढ़ के आए हुए हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों ने रिसर्च प्रोजेक्ट्स नहीं किए थे। उनका पहला एक्सपोजर वो पीएचडी में था। जबकि और ये थोड़ा सा आपको पता है इम्बैलेंस है कि अगर आप किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, किसी अननोन यूनिवर्सिटी से हैं, तो यू हैव टू डू अ लॉट टू प्रूव कि आप एलिजिबल हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मैं पढ़ रही थी जो आपने मुझे अपना भेजा था बायो, उसमें कि आपने व्हाइल यू वर एट यूईटी लाहौर आपने एक लैब बनाई थी, क्या 1 फोटोन लैब या क्या? सिंगल फोटोन तो लैब। थोड़ा सा ज़रा ब्रीफली उसका मुझे बताइए, क्योंकि थोड़ी बहुत साइंस मैं भी जानती हूँ, लेकिन मुझे ये 1 फोटोन लैब की मुझे भी समझ नहीं आई। जी जी, वो जो लैब है वो अभी भी है, और अच्छा। लेकिन वो यूईटी में नहीं है, यूनिवर्सिटी में? वो लम्स में है। अच्छा, ओह इंटरेस्टिंग। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस। तो एक्चुअली वो मेरा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था, मेरा थीसिस था वो। तो वो लम्स में डॉक्टर सभी अनवर होते हैं, हु इज़ माय मेंटर, एंड और उनकी स्टोरी भी तकरीबन मेरे वाली है। गवर्नमेंट कॉलेज, यूईटी लाहौर, इंजीनियरिंग, रोड स्कॉलरशिप, ऑक्सफोर्ड, क्वांटम फिजिक्स। ओह अमेजिंग। तो बस वो फर्क ये है कि वो 18 साल पहले जो उनकी स्टोरी थी, माय स्टोरी इज ऑलमोस्ट लाइक, तो ही वाज माय, दिस वाज अ गुड चांस कि यू मेट समबडी हु यू कुड रिलेट टू। बिल्कुल। और इस पे भी हम बात कर सकते हैं कि कैसे मुलाकात हुई। मैंने बड़ी उसके लिए कोशिश की कि इनके से मुलाकात हो, उनके साथ काम। तो आई वर्क विद हिम फॉर 3 इयर्स। ओके। और जिसमें वो जो लैब थी वो तो मेरा प्रोजेक्ट था, उसके अलावा आउटरीच कम्युनिकेशन, साइंस कम्युनिकेशन, उस पर हम बाद में बात करें। एनीवे, तो ये जो लैब है, ये सिंगल फोटोन लेजर्स जो होती हैं, आपको पता है लेजर्स को हम बच्चे खेलते भी हैं यहाँ पे, लेज़र वाली जो है गन्स होती हैं। तो लेज़र जो है ना, उसमें बहुत सारे फोटोन जो है वो लाइट का, आप समझ ले ज़र्रा है, ठीक है, लाइट का स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो उसको फोटोन कहते हैं। और ये हमें आइंस्टाइन ने बताया था, आपको मालूम होगा जी। तो अगर आप लेज़र, अपनी जो लेज़र है उसकी आप स्ट्रेंथ को इतना कम कर दें, अच्छा, कि एक वक्त में, एक सेकंड में, लेट्स से एक सेकंड में वो एक ज़र्रा दे आपको, अच्छा, तो उसको कहते हैं सिंगल फोटोन। उसका क्या फ़ायदा हुआ? उसका फ़ायदा ये है कि उससे आप क्वांटम मैकेनिक्स के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है क्वांटम मैकेनिक्स ज़र्रात के, छोटे ज़र्रात के बारे में, मैं आ रही हूँ। हाँ। तो
क्वांटम मैकेनिक्स के अगर आपने टेस्ट करनी है थियरी, तो उसके एक्सपेरिमेंट आप सिंगल फोटोन से कर सकते हैं। अच्छा। तो ये आइडिया था। ये आपका अपना आइडिया था या आप नहीं, दोनों ने? ये आइडिया डॉक्टर सभी अनवर का ही था। वो ये लैब काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे थे बनाने की, लेकिन उन्होंने हमें ये प्रोजेक्ट दिया कि ये आपने करना है। और फिर हमने, अब पहली दफ़ा ये जब एक्सपेरिमेंट हुए तो 1980s में हुए। उस वक्त टेक्नोलॉजी बहुत, आपको पता है, अपने प्रिमिटिव advanced नहीं स्टेजेस थी, में हाँ। थी। तो उस वक्त एक सिंगल फोटोन हासिल करने के लिए ना आपको कई मिनट इंतजार करना पड़ता था। तो एक्सपेरिमेंट बड़े स्लो होते थे, घंटे घंटे बल्कि दिन लग जाते थे रीडिंग्स लेने में। वाह। और उस वक्त जब पहली दफ़ा ये एक्सपेरिमेंट हुए तो फ्रांस में एक फिजिसिस्ट हैं, एलेन एस्पेक्ट, अभी भी वो हयात हैं और उनको शायद नोबेल प्राइज़ भी मिल जाए। तो उनका ये पीएचडी का थीसिस था फ्रांस में, और 8 साल लगा के उन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट किए थे। अमेजिंग। अच्छा। यही सिंगल फोटोन वाले और कुछ क्वांटम मैकेनिक्स के टेस्ट। लेकिन अब हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि अब हम पाकिस्तान में या किसी भी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे अंडर ग्रेजुएट की टीचिंग लैब्स हैं, वहाँ पे हम ये बना सकते हैं। तो हमने पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा बनाई। उसमें से फाइंडिंग क्या निकली, मेन फाइंडिंग? उसमें कुछ तो पुराने टेस्ट थे जो ऑलरेडी हमें मालूम है, ठीक है, वो हमने बस टेस्ट किए। जाहिर है फिजिक्स किताबों में पढ़ना एक बात है, लेकिन जब आप अपनी आंखों से देखते हैं उसको आपने प्रैक्टिकली। हाँ। लेकिन उसमें कुछ नए आइडियाज ने भी जन्म लिया। एक आधा उसमें से रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुआ। क्योंकि इसीलिए मैंने पूछा, क्योंकि आपने उसके बेसिस पर एक पेपर पब्लिश किया था। तो उसमें क्योंकि मैं इंजीनियरिंग, अब ये बड़ी मज़ेदार बात है कि जब आप किसी डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं तो आइडियाज़ में आपको कनेक्शंस नज़र आते हैं, देन यू फाइंड आउट समथिंग न्यू। तो मैं इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड से आ रहा था फिजिक्स वाले काम करने, तो मैंने माइक्रोवेव इंजीनियरिंग का एक कोर्स पढ़ा हुआ था इंजीनियरिंग में। तो माइक्रोवेव्स आपको पता है, ये बिल्कुल ये जो माइक्रोवेव ओवन है इसमें भी होती हैं, इवन ये जो रेडियो वेव्स हैं, ये जो मोबाइल फोन में, ये सारी माइक्रोवेव्स, ठीक है, जो हमारा स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रो। बिल्कुल। तो माइक्रोवेव्स जो हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। लेजर, वो जो लाइट है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है। अब वो अलग बात है कि जब आप उसको बिल्कुल क्वांटम लेवल पे देखते हैं, उसका जरा निकालते हैं तो वो फोटोन है। तो हमने एक एनालॉजी बनाई कि ये जो माइक्रोवेव्स हैं इसकी एनालॉजी लाइट के फोटॉन्स के साथ। सही है। तो फिर हमने कुछ माइक्रोवेव की टेक्निक्स होती हैं, वो हमने सिंगल फोटोन के साथ की, विच वाज अ वेरी न्यू थिंग टू डू। हाँ, और यानी जो रेडार वाली टेक्नोलॉजी है उसकी टेक्निक्स हमने ऑप्टिक्स में और क्वांटम इंफॉर्मेशन में यूज की। तो ये एक पेपर था, और जब हम ये काम कर रहे थे उस वक्त वी वर जस्ट क्यूरियस अबाउट इट। हमने देखा यार ये इसके ग्राफ्स बड़े खूबसूरत बन रहे हैं, तो इसमें इसकी कुछ मैथमेटिक्स है। फिर मैंने उसकी मैथमेटिक्स पढ़ी, फिर मैंने और इतना आइडिया इतना सिंपल था कि मैंने सोचा कि यार ये तो किसी ने पब्लिश कर दिया होगा। मैंने फिर बहुत ज़्यादा वक्त लगाया है पुराने पेपर्स निकालने में। तो इस तरह के आइडियाज़ पे जो पहले पेपर्स थे वो 80s में, उसके बाद क्योंकि इट सीम्स लाइक समथिंग यू फाइंड इन अ टेक्स्ट बुक, इतनी भी सिंपल है। लेकिन कुछ मिला नहीं। और उस वक्त हम सोच भी नहीं रहे थे इसको पब्लिश करना, वी वर जस्ट एंजॉयिंग इट एंड यू नो लाइक हैविंग फन। और हमने इस पे एक एक्सपेरिमेंट इंट्रोड्यूस भी कर दिया करिकुलम में, लम्स के अंदर, क्योंकि लम्स में जो भी आप लम्स में जो आप एक्सपेरिमेंट डेवलप करते हैं, इट बिकम्स पार्ट ऑफ द करिकुलम, राइट। तो फिर हमें डॉक्टर सभी ने सजेस्ट किया इसको पब्लिश करने की कोशिश करते हैं। मुझे तो उम्मीद नहीं थी पब्लिश होगा। हमने वी टारगेटेड रेप्यूटेबल जर्नल, और मुझे उम्मीद थी कि यार इसमें बहुत सारे वो कीड़े निकाल लेंगे, वी विल गेट फीडबैक, लेकिन पब्लिश नहीं होगा। वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पब्लिश हो गया। वाओ, दैट्स अमेजिंग। आई थिंक दिस इज हाउ रिसर्च वर्क्स, यू फाइंड आउट समथिंग यू आर नॉट लुकिंग फॉर। बिल्कुल। सो आई सपोज हमजा दैट आल्सो शोज कि जो क्यूरियोसिटी का एक पहलू है, जस्तजू का, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी के तालीमी सफ़र में या रिसर्च या क्रिटिकल इंक्वायरी। बिल्कुल। तो और वो सिर्फ साइंस के लिए नहीं, सोशल साइंसेज में भी होता है। बिल्कुल, किसी भी नॉलेज के लिए। तो ये एक बहुत इसमें से आई थिंक इट्स अ ह्यूज टेक अवे फॉर आवर लिसनर्स ऑल्सो, कि जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है वो चलती रहनी चाहिए, वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। सो ओके, सो दैट्स इंटरेस्टिंग। देन यू ऑफ कोर्स अराइव्ड, अब हमने आपको मिल गई स्कॉलरशिप, मिल गई सब कुछ, एक्कोलेड्स हो गए, यू अराइव एट ऑक्सफोर्ड। जी। तो हमें सिनॉप्सिस दें कि जब ऑक्सफोर्ड में पहुंचे तो हाउ वाज दैट? आई मीन वाज इट लाइक a major cultural shock? Yeah, it was quite easy for you to blend into that academically and culturally. उसके बारे में कुछ बताएं। नहीं, it was not easy at all. कई रीजंस हैं उसकी।
एक तो वो जो आपने कहा कल्चरल शॉक, कल्चरल शॉक इस लेवल का कि पहले दिन तो मुझे बस ये भी समझ नहीं आ रही थी हीटर कैसे ऑन करना है, स्केयर्ड। हमें आदत है वो आग वाले हीटर की, वहाँ आग वाले हीटर चूल्हा जलाने में, मतलब these small things but they do matter. they do matter। तो एक तो वो मतलब हमारे घर में वो अभी भी आग वाले चूल्हे चलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हर चीज इलेक्ट्रिक है। और एनीवे सो इट वाज वेरी न्यू और इट वाज वेरी एक्साइटिंग एज वेल, क्योंकि मेरे लिए पहली दफा था पाकिस्तान से निकलना। अच्छा, दैट वाज योर फर्स्ट टाइम? दैट वाज माय फर्स्ट टाइम। ठीक। और अकेले, कोई साथ था भी नहीं। और मैंने आपको बताया एक बंदे का स्कॉलरशिप है। हाँ। और वो जो प्रोग्राम था उसमें भी मैं अकेला, बल्कि फिजिक्स के पूरे डिपार्टमेंट में आई वाज द ओनली पाकिस्तानी। इंडियंस थे? इंडियंस थे। अच्छा। लेकिन इवन फैकल्टी में भी कोई नहीं है, अंडरग्रेड्स में भी कोई नहीं है। तो इट वाज वेरी एलियनेटिंग इन अ सेंस। एलियनेटिंग, हाँ। और तो वो बड़ी मुश्किलात। फिर उसके बाद एक और चीज, चलें ये तो हो गया कल्चर शॉक, फिर एक और चीज इम्पोस्टर सिंड्रोम। तो आपको लगता है कि आप हर चीज गलत कर रहे हैं और आपको ये लगता है कि यू डोंट बिलोंग, क्योंकि आपको अपनी जैसे नजर नहीं आ रहे कहीं भी। यू डोंट हैव रोल मॉडल्स टू लुक अप टू। और सो सोशल कनेक्शन में भी टाइम लगा? सोशल कनेक्शन वाज ओके बिकॉज क्योंकि ये जो रोड्स स्कॉलरशिप है ये बाकी मुल्कों से भी लोग आते हैं, तो हर साल डाइवर्स ग्रुप्स, तकरीबन हर इसमें नेशनलिटी कवर हो जाती है। सही है। 100 स्कॉलर्स होते हैं और एंड दे द रोड्स ट्रस्ट मेक्स गुड एफर्ट के अच्छी खासी सोशलाइजिंग, सो दैट वाज नॉट एन इशू। वहाँ से काफ़ी सपोर्ट थी। लेकिन एक एकेडमिक इम्पोस्टरिज्म जो है ना, कि यार, और फिर एक अजीब सी आपको फीलिंग आती है कि यार इतना ज़्यादा प्रिविलेज, मतलब इसकी तो मुझे आदत ही नहीं है। मेरी सारी एजुकेशन कहाँ पे थी और मैं कहाँ आ गया, लैब्स में किस तरह से, यूनिवर्सिटी में आ गया मैं। तो और फिर एक अजीब सा गिल्ट कि मेरे साथ और भी लोग थे मेरी यूनिवर्सिटी में जो इतने ही काबिल थे, जिनको शायद इतना ही शौक था, उनको चांस नहीं मिला। तो एक अजीब सी आपको फीलिंग्स आती हैं। सो वो भी आपका एक, आई थिंक, थॉट प्रोसेस की एवोल्यूशन हुई होगी, ग्रोथ का हिस्सा होगा। हाँ, और उसमें अगेन आई कीप गोइंग बैक टू अब्दुल सलाम स्टोरी। तो मैं वो नेटफ्लिक्स वाली, अगर आप देखें डॉक्यूमेंट्री, उसमें जब वो दिखाते हैं कि अब्दुल सलाम चले गए, फिर वो एक ग्रुप फोटो दिखाते हैं और उसमें बैकग्राउंड में वो वॉइस बोल रही होती है कि they were at that time there were very few South Asian faces। और फिर और भी कई किस्म के खाने का मसला और कई किस्म के मसाइल। I could actually relate to it and understand it better having been through it। और फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, जो कि मेरे पहले साल में ही आ गया, वो कोविड से हम अपने कमरों में बंद हो गए। काफ़ी लोग तो अपने घरों को चले गए। I stayed there। I got COVID in the first wave। You did? हाँ। और ज़्यादातर लोग जा चुके थे, वो छुट्टियां भी थीं, और वैसे तो नेशनल हेल्थ सर्विस अच्छी होती है उनकी, लेकिन कोविड में इट वाज यूजलेस। सो आई वाज लाइक वेरी लोनली, वेरी आइसोलेटेड। नहीं, आई वाज वेरी सिक। आई वाज वेरी सिक देयर फॉर लाइक 2.5 months। ओह माय गॉड, यू मस्ट बी स्कैर्ड। हाँ, तो और फिर मैं पाकिस्तान आ गया, क्योंकि वहाँ तो मुझे मेडिकल हेल्प मिल ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। अकेले ही मैं पाकिस्तान आ गया। हाँ, फिर पाकिस्तान में आया तो यहाँ भी बड़ी मुश्किल से इवेंचुअली थिंग्स वर्कड आउट, लेकिन काफ़ी टाइम लगा। सो आई वाज सिक फॉर ऑलमोस्ट 6 months इन टोटल। दैट वाज अ ह्यूज सेटबैक। हाँ, और मतलब आप किसी ऐसी जगह गए जो कि बिल्कुल नहीं है। पहले आप अपने इम्पोस्टरिज्म से निकले एंड देन यू स्टार्टेड वर्किंग एंड देन एवरीथिंग शट्स डाउन। पेंडेमिक हिट्स द वर्ल्ड। हाँ, एंड देन इट्स लाइक इट्स नॉट इजी। वेरी इंटरेस्टिंग कि देखें हाउ दीज जैसे ये स्टोरीज एक दूसरे के साथ इंटरट्वाइन होती हैं कि एक ग्लोबल पेंडेमिक है, आपकी एक ज़ाती कहानी है, आप एक नई जगह गए, ऊपर से बीमार हो गए। एनीवे, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, सो देन यू वेंट बैक टू ऑक्सफोर्ड। नहीं, फिर ये यूके की रेड लिस्ट आ गई। अच्छा, पाकिस्तान से ट्रैवल नहीं करना। अच्छा। तो एक साल में 13 months आई वाज इन पाकिस्तान। तो मेरी स्टडीज का भी काफी हर्ज। मतलब ऑनलाइन नहीं हो रहा था आपका? देखिए, रिसर्च, आई वाज supposed to do experimental physics back then। मैं एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में मुझे एडमिशन मिला था। ठीक है, सही है। तो वो तो मेरा काफी लंबा डिले, और वहाँ पे भी लैब्स बंद थी, तो वहाँ जाने का भी कोई फायदा नहीं था। तो सेल्फ स्टडी आप करते रहे खुद ही? आई केप्ट लर्निंग। ठीक है। और अगेन आई हैड द प्रिविलेज कि मुझे वो स्टाइपेंड भी मिल रहा है। आई कुड स्टडी एनीथिंग आई वांटेड टू। सो आई थिंक दैट्स, मतलब ये एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है। वापस फिर मैं 2021 में गया सितंबर में विद द न्यू रोड स्कॉलर, जब वो न्यू रोड स्कॉलर पाकिस्तान से। ओह, अच्छा। तो उसमें फिजिक्स में थे कोई?
नहीं नहीं, फिजिक्स में कोई नहीं था। उस वक्त भी नहीं, सेकंड बैच में भी कोई नहीं आया? मेरे से पहले जो फिजिक्स का रोड स्कॉलर था वो डॉक्टर सभी अनवर थे। अच्छा, उससे पीछे मुझे नहीं पता। अच्छा अच्छा। तो अगेन इट्स वन देखिए, ये स्कॉलरशिप। बहुत बड़ा डेटा पॉइंट है कि हमारे यहाँ से इस तरह से रोड स्कॉलर, यानी कि फिजिक्स जैसी फील्ड जो कि इतनी आजकल एक्साइटिंग हो रही है, स्पेशली LHC के बाद और वेब टेलीस्कोप के बाद, और अब तो बल्कि हमें और ध्यान देना चाहिए जी कि बिल्कुल हम अपने एजुकेशन सिस्टम में ये जी। इसकी दो तीन, आई डोंट थिंक दिस इज द ओनली रीजन के, लेकिन दो तीन रीजंस हैं। एक तो वही आपकी बात कि बहुत थोड़े लोग फिजिक्स में इंटरेस्टेड हैं या जाना चाहते हैं। पाकिस्तान में फिजिक्स साइंसेज में इट्स कंसिडर्ड वन ऑफ द लास्ट ऑप्शंस, बिल्कुल ठीक सही है, कैरियर वाइज। दूसरी बात ये भी है कि इट्स आल्सो अबाउट द रोड स्कॉलरशिप। लाइक रोड स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया में सिर्फ ग्रेड्स काफ़ी नहीं है। यू आल्सो हैव टू, यू आल्सो नीड टू डू एक्स्ट्रा करिकुलर्स, और उसके अलावा भी आपका एक वर्ल्ड व्यू होना चाहिए। तो इट्स एंड इट्स आल्सो अबाउट योर कैरेक्टर। तो ये भी हमारे एजुकेशन सिस्टम की एक क्रिटिसिज्म है कि हमारे जो चलें सोशल साइंस वाले तो फिर भी काफ़ी कुछ दे नो हाउ टू रीड और राइट एंड स्पीक वेल, लेकिन जो हमारे साइंस के ग्रेजुएट्स हैं दे आर नॉट एबल टू डू दैट। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि वाकई क्योंकि सोशल स्टडीज़, चाहे वो लिटरेचर हो, हिस्ट्री हो, कोई और चीज़ हो जिसमें एक ज़्यादा लिखाया पढ़ाया जाता है, साइंस में तो बिल्कुल वो एक मैथ हो तो बिल्कुल रट्टा सिस्टम है, फिजिक्स भी मोर और लेस कोई एक, और कम्युनिकेशन का एलिमेंट मिसिंग। आप अपनी, बल्कि हमें फीडबैक भी यही आता है क्योंकि हर साल जब इंटरव्यूज होते हैं ना, जाहिर है कुछ साइंस वाले शॉर्टलिस्ट होते हैं, दे डोंट मेक इट, तो फीडबैक यही आता है कि यार वो अपना काम ही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। मतलब दे उन्होंने रिसर्च भी की होगी, पब्लिकेशंस भी होंगी, बट दे आर नॉट एबल टू। और ये सिर्फ यहाँ पे मसला नहीं है, इंडिया के रोड स्कॉलरशिप वहाँ से भी यही फीडबैक आता है कि वो अपने सब्जेक्ट को ही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। नहीं, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। एंड आई थिंक जो आपने इसकी निशानदेही की, तो ये मेरा ख्याल है अगर एजुकेशन पॉलिसी मेकर्स और हायर एजुकेशन के जो लोग हैं उनको इस चीज़ पर गौर करना चाहिए कि हमारी जो स्पेशली प्योर साइंसेज में जो कम्युनिकेशन की क्वालिटी हमारे जब ग्रेजुएट्स निकलते हैं वो काफ़ी बिलो पार होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो फिर अब टू मूव फॉरवर्ड, उसको हम थोड़ा सा वापस भी आएंगे। तो आप वापस ऑक्सफोर्ड पहुंच गए, तो फिर आपने नैरो डाउन किया क्वांटम फिजिक्स के ऊपर। जी, वैसे क्वांटम फिजिक्स तो एक बहुत ब्रॉड एरिया है। हाँ, पहले भी कुछ हद तक क्वांटम फिजिक्स ही थी, लेकिन अब मैंने थियरी की तरफ शिफ्ट कर लिया। अब थोड़ा सा बहुत ही एक समझें कि वो जो एलिवेटर पिच होती है, क्योंकि हमारे जो लोग सुनने वाले हैं उसमें से बच्चे भी होंगे, यंग लोग होंगे। आई एम होपिंग कि ये जो आपकी कॉन्वर्सेशन है, जो हमारे बडिंग साइंटिस्ट हैं जिनको शौक है, लड़के लड़कियां, वो आपकी बात से इंस्पायर हों। तो एक शॉर्ट सा बताएं कि क्वांटम फिजिक्स क्या है। जी, हम जो भी मादा या मैटर देखते हैं, ठीक है, जैसे एक ग्लास है या ये सोफा है या इवन जो कपड़े पहने हुए हैं, हमारी बॉडी है, आपको पता है ये एटम से बनी है, ठीक है, इसका, और एटम्स के अंदर भी आपको बच्चों को मालूम होगा कि न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्वांटम फिजिक्स जो है वो मैटर के जो ये छोटे छोटे ज़रात हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनकी जो फिजिक्स है, उनके आपस में क्या फोर्सेस हैं, क्या इंटरेक्शन है, उसको क्वांटम फिजिक्स, वो रिलेशनशिप्स, डायनामिक्स को देखती है। और डायनामिक्स भी, और टाइम एवोल्यूशन, और वो आपस में क्या किस तरह रिलेट कर रहे हैं। तो एक तरह से जो भी मैटर, जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, कोई भी चीज़ जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है, उसकी जो फिजिक्स है वो क्वांटम फिजिक्स है। तो एक तरह से हमारी, तो उसमें तो आपकी कॉस्मोलॉजी भी आ गई क्वांटम से लेकर, मतलब फर्क इसमें ये है कि क्वांटम का फोकस जो है ना वो छोटे स्केल्स पे है। हाँ, लेकिन वही छोटा स्केल आपको कॉस्मोस में भी तो पाया जाएगा। बिल्कुल, वो पाया जाएगा, लेकिन ये अभी एक ओपन क्वेश्चन है कि वो अभी तक हमारे पास, क्योंकि फिजिक्स की दो बड़ी थियरीज हैं, एक क्वांटम, क्लासिकल और नहीं क्लासिकल तो अब क्वांटम के अंदर पूछना चाह रही थी आपसे, क्लासिकल और क्वांटम नहीं, एक क्वांटम फिजिक्स है, एक रिलेटिविटी है, ठीक है। तो क्वांटम फिजिक्स जो है ना वो सारी हमारी मैटर की फिजिक्स है, ठीक है, खास तौर पे स्मॉल स्केल्स पे। दूसरी तरफ है रिलेटिविटी, जो कि ग्रेविटी को एक्सप्लेन करती है। तो हमारी ग्रेविटी की जो बेस्ट थियरी है वो रिलेटिविटी है, और वो बड़े स्केल्स पे, जो कॉस्मोलॉजिकल स्केल्स हैं उन पे वो सक्सेसफुल है, जिस पे मेन काम एल्बर्ट आइंस्टाइन का, उसके बाद रॉजर पेनरोज, स्टीफन हॉकिंग, लेकिन आइंस्टाइन से शुरू होती है बात।
वैसे तो आइंस्टाइन के क्वांटम में भी किरदार है, ये फोटोन का वर्ड, फोटोन का जो आइडिया है ये आइंस्टाइन का ही था जी। इंटरेस्टिंगली, सॉरी यहाँ एक मैं बात काटती हूँ कि जो क्वांटम फिजिक्स की जो तारीख है वो 100 साल से थोड़ी ऊपर है, सो इट्स अ वेरी स्मॉल शॉर्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। बिल्कुल बिल्कुल, और अभी भी इट्स नॉट कंप्लीट, इट्स नॉट कंप्लीट। अब देखें, अब एक थियरी तो है हमारे छोटे ज़रात के लिए, एक थियरी है ग्रेविटी की लेकिन बड़े स्केल्स पे। तो अब आजकल फिजिक्स का एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या हम एक थियरी बना सकते हैं जो हर स्केल पे काम करे, यूनिफाइड फील्ड, यूनिफाइड, जिसपे अब्दुल सलाम साहब को, इसमें अब जिसकी तरफ अब्दुल सलाम का भी कदम है लेकिन अभी वो मुकम्मल नहीं है। उन्होंने मेरा ख्याल में वीक और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस जी, नो वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। तो और उनके साथ एक और थे साइंसदान जिनको प्राइज, जी दो थे, दो बल्कि, स्टीवन वाइनबर्ग जिनकी पिछले साल वफात हुई जी, और शेल्डन ग्लेशियर, ठीक है। तो ये जो आपने कहा कि ये हर स्केल पे काम करना चाहिए, इस थियरी को कहेंगे क्वांटम ग्रेविटी की। ग्रेविटी जो है वो भी क्वांटम, उसका भी क्वांटम हमें पता लगता है, तो ये ओपन क्वेश्चन है और इस पे अभी भी फिजिसिस्ट लगे हुए हैं। बिल्कुल। तो अब आते हैं हम आपके थीसिस पर। तो ये तो आपने हमें बताया क्वांटम फिजिक्स वो बिल्कुल जो फंडामेंटल लेवल की फिजिक्स है, सब पार्टिकल्स यानी एटम से भी जी सबसे छोटे पार्टिकल्स, तो ये उसकी एनर्जी और मैटर जो भी है उसके हवाले से है। और तो अब आपका क्या स्पेसिफिक फोकस है इन द क्वांटम डोमेन? जी अब जरा सहल बता दीजिएगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, यूज द टर्म्स, ताकि मैं चाहती हूँ कि इस जो एपिसोड के थ्रू हम लोगों को एजुकेट भी करें, बच्चों को खास। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखें, क्वांटम फिजिक्स जैसे आपने कहा कि तकरीबन 100 साल, उससे ज़्यादा ही हो गए हैं, थोड़े से ज़्यादा हो गए। तो देखें इतना वक्त गुजर गया है, अब जब फंडामेंटल थियरी आती है ना तो हमें उसकी एप्लीकेशन नहीं पता होती, एप्लीकेशन बाद में पता लगती है, राइट। तो आजकल क्वांटम फिजिक्स, अब क्वांटम फिजिक्स की वैसे तो कई एप्लीकेशंस है, लेजर लाइट क्वांटम फिजिक्स की एप्लीकेशन है, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो चिप होती है इलेक्ट्रॉन, जो ग्रीन कलर की चिप होती है सिलिकॉन वाली, वो भी, उसमें भी क्वांटम फिजिक्स के रूल चल रहे होते हैं। तो कहने को तो क्वांटम फिजिक्स की कई एप्लीकेशन है, लेकिन एक बड़ी एप्लीकेशन जो आजकल बड़ा फोकस है इंडस्ट्री में जिसका, वो है क्वांटम कंप्यूटिंग। अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है। तो कंप्यूटिंग जो है, कंप्यूटर जो है उसके अंदर आपको पता है कैलकुलेशंस हो रही होती हैं, और वो कैलकुलेशन बाइनरी नंबर्स के साथ, वंस और जीरोस की आपस में कैलकुलेशन होती है हमारे कंप्यूटर्स में। अब क्वांटम कंप्यूटर जो है ना वो 1, 0 और उसके कॉम्बिनेशंस को भी यूज कर सकता है एक ही वक्त में, जिसकी वजह से हम कोई ऐसी उसमें कैलकुलेशंस कर सकते हैं जो आम कंप्यूटर से नहीं कर सकते। तो और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ये ऐसे ही है जैसे देखिए मैथमेटिक्स में आपको उसकी स्पीड ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, कुछ मामलात में बहुत ज़्यादा है, तो टेक्नोलॉजी फिर शिफ्ट कर जाती है, यानी कि जो बिल्कुल कन्वेंशनल अभी जो 0-1 वाला है, बिल्कुल तो 0-1 के अलावा क्यूबिट्स उसको शायद, बिल्कुल, तो 0-1 को तो हम बिट्स कहते हैं, तो क्वांटम बिट्स को क्यूबिट्स कहते हैं, राइट। उसमें देखें ये अगर 0 है, ये 1 है, तो उनका बीच का भी कोई आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है, जो कि 40% 1 है, 60% 0 है, इस तरह के भी आप क्यूबिट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए जाहिर है डिफरेंट किस्म का हार्डवेयर चाहिए, डिफरेंट किस्म का सॉफ्टवेयर चाहिए। अच्छा। अब इस पे काफी काम हो रहा है इंडस्ट्री में, और इस वक्त जो बड़ी बड़ी कंप्यूटर की कंपनीज हैं, गूगल, IBM, उसमें बहुत ज्यादा पैसा भी डाल रहे हैं और रिसर्च भी कर रहे हैं। मैंने सुना बन भी गया क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर वैसे तो कई बन गए हैं, लेकिन इसमें चैलेंज ये होता है कि जब आप क्यूबिट्स की तादाद बढ़ाते हैं तो उनको ना कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, उसमें एरर आ जाते हैं। अच्छा। फिर वो एरर रिमूव करने के अलग रिसर्च है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ही अब क्वांटम कंप्यूटिंग का जो चैलेंज है कुछ हद तक इंजीनियरिंग का चैलेंज है। ये ऐसे ही है जैसे देखें 1950 के कंप्यूटर्स इतने बड़े बड़े होते थे, मेन फ्रेम्स, फिर उसके बाद आए, फिर मेन फ्रेम, अब आपके हर जेब में कंप्यूटर है, मोबाइल फोन। तो क्वांटम कंप्यूटर तो यानी नैनो टेक्नोलॉजी की तरफ हम जा रहे हैं। बिल्कुल। तो अब क्वांटम कंप्यूटर अभी उस स्टेज में है जिसपे बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं, लैब में पड़ा है, और अभी हम उसको स्केल अप कर रहे हैं। स्केल अप दो तरीके से, एक तो वो क्यूबिट्स की तादाद बढ़ाई जाए, दूसरा डिवाइस का साइज छोटा किया जाए, राइट, ताकि वो तो मेरा काम जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग की थियरी, ठीक है, वो आपने बात बड़ी अच्छी हमें समझा दी कि जो क्वांटम कंप्यूटिंग का मेन चैलेंज अभी इस वक्त इंजीनियरिंग साइड पर है, हार्डवेयर की उस पे, और आपका जो इस वक्त फोकस है वो है उसकी theoretical theory and its application in physics only? नहीं, इस फिजिक्स में भी, लेकिन
हमारी जो ह्यूमन लेवल की प्रॉब्लम्स है ना, जैसे लैंग्वेज, हाउ टू अंडरस्टैंड हाँ, मैं लैंग्वेज, पढ़ रही थी कि आपने उसमें NLP यानी जी, क्या उसको कहते हैं? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, हाँ, जी, तो NLP उसमें भी का तो के मैं, साथ हाँ मैं थोड़ा सा, लिंग्विस्टिक्स के साथ आप बिल्कुल बिल्कुल कर मैं रहे थोड़ा हैं सा इसमें रिपीट करूंगा कि जी मेरा काम वो थियरी एक तरफ तो एप्लीकेशन की तरफ है जिसमें लिंग्विस्टिक्स भी है और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो थियरी क्वांटम फिजिक्स को भी रिवाइज करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले कहा कि हमारी क्वांटम थियरी कंप्लीट नहीं है, नहीं है अगर वो कंप्लीट हो जाए तो वो रिलेटिविटी से मिल जाएगी और वो मुकम्मल थियरी। तो अभी क्वांटम थियरी को भी हम इट्स अ कंप्लीट वर्क इन हाँ, प्रोग्रेस या हम चाहते हैं उसको दोबारा फॉर्मुलेट करें ताकि वो उसमें कोई इंसाइट हमें न्यू मिले, तो ये भी मेरा इसमें भी इंटरेस्ट है। अच्छा, तो जो थीसिस है उसमें आप क्या चाह रहे हैं कि जो आप उसकी जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है वो मैं पढ़ रही थी, वो उसको आप पिक्टोरियल और विजुअलाइजेशन की तरफ लेकर जी जा जी रहे जी हैं, जी जी और फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड कि एक टिपोलॉजिकल एक फ्रेमवर्क में उसमें जी काम जी कर जी रादर देन जी। तो उसमें हाँ, उसमें जो उसके बारे में उसमें थोड़ा सा हमें बताइए। देखें, जैसे स्कूल में हम अलजेब्रा करते हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं खास तौर पे ज्योमेट्री में। जब स्कूल में हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स हमारे ज्योमेट्रिकल होते हैं, ठीक है, तो उसी तरह ही जब आप फिजिक्स में मैथमेटिक्स करते हैं तो अलजेब्रिकली भी कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकली भी कर सकते हैं। तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो ये है कि क्वांटम फिजिक्स को ग्राफिकली किया जाए ग्राफिकली यूजिंग पिक्चर्स, और पिक्चर्स और उन पिक्चर्स से कैलकुलेशन भी कर सकते सो हैं। उसमें तो क्रिएटिविटी का यानी आप आर्टिस्ट भी बन जाते हैं इन अ वे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और वो और हमने ये महसूस किया कि उससे फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स जो है ना वो ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाती है, और ये टेक्निक्स हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दी हैं पढ़ाने में। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हम बाकायदा इस पे कोर्स पढ़ाते हैं कंप्यूटर साइंस वालों को। इसका क्या टाइटल क्या है कोर्स का? कोर्स का नाम है क्वांटम प्रोसेसेस एंड कंप्यूटेशन, ओके, और इस पे बाकायदा एक टेक्स्ट बुक भी आ चुकी है जो कि मेरे सुपरवाइजर ने लिखी है। ओह वाह, अच्छा, तो उसको हम पढ़ाते हैं और हमें नज़र आता है कि यार इस तरीके से पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स को ज़्यादा समझ आती है। और अब मैं कंप्यूटर साइंस में भी पढ़ाता हूँ, फिजिक्स में भी पढ़ाता हूँ, तो कंप्यूटर साइंस वालों का तो ये कोर्स करिकुलम में आ गया, फिजिक्स वालों का ये वाला नहीं है, वो पुराने तरीकों से पढ़ते हैं। अच्छा, तो मेरे फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स को जब कंफ्यूजन होती है ना, उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि ये जो इक्वेशंस हैं या जो कैलकुलेशंस हैं इसका मतलब क्या है, तो फिर मैं उन्हें वो पिक्चर्स बना के दिखाता हूँ, फिर वो कहते हैं अब समझ आ गई। पीडागोजी या टीचिंग में उसकी वैल्यू है, ऐसे जैसे बच्चों का आप पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल, है ना? तो मैं पढ़ रही थी कि आप वहाँ पढ़ाते भी हैं, जी तो उसके बारे में भी बताइए कि आप अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, क्या करते हैं क्या जी। क्या? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो ट्यूटोरियल्स दे सकती हैं स्टूडेंट्स को। ट्यूटोरियल्स जो हैं वो आमतौर पे 1 से 5 या 6 स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, 1 स्टूडेंट भी हो सकता है, 6 स्टूडेंट, मैक्सिमम 6 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, और उसमें वो प्रॉब्लम सेट असाइन हुआ होता है स्टूडेंट को, उस पर डिस्कशन होती है। तो क्लासरूम में ना 1 to 1 टीचर के साथ, ब्लैक बोर्ड के ऊपर, वाइट बोर्ड के ऊपर, जैसे भी वो चाहें। तो मैं ये ट्यूटोरियल्स देता हूँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और ज़्यादातर कोर्सेज तो अंडर ग्रेजुएट के हैं लेकिन मास्टर्स के भी हैं, और फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस। और ये इसमें मेरा इंटरेस्ट ये है कि एक तो मुझे टीचिंग का शौक है, दूसरा इसे अपनी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा हर टर्म में ना कोई नया कोर्स पढ़ाऊँ ताकि मैं खुद भी सीखूं, वो मेरे लिए भी चैलेंज होता है। बिल्कुल, they say the best way to learn is to teach something। बिल्कुल, और रिचर्ड फाइनमैन बहुत बड़ा फिजिसिस्ट है, उनका एक टेक्निक थी हाँ, ये, बिल्कुल। तो उनकी वो फाइनमैन टेक्निक है, उसके 3 स्टेप्स हैं। एक तो ये है पहले आप पढ़ें, फिर आप किसी को समझाएं, फिर उस दौरान आपको समझ आ जाएगी जो जहाँ पे आपके गैप्स हैं ना, फिर आप वापस जाके दोबारा पढ़ें और फिर वो साइकिल रिपीट करें। बिल्कुल सही है। सो बट दैट्स अमेजिंग हमजा कि आप अब माशाल्लाह ऑक्सफोर्ड में जाकर अब बच्चों को वहाँ उधर ही अंडरग्रेड को डिफरेंट जो डिपार्टमेंट के बच्चे इनको पढ़ा रहे हैं। बल्कि मेरे ख्याल में आपने मेरे से जिक्र किया था, क्योंकि रॉजर पेनरोज की मैं तो खुद बड़ी एडमायरर हूँ, और उनको आई थिंक 2018 में नोबेल या 2020 में, वो मुझे याद इसलिए है क्योंकि मैं पाकिस्तान में था। हाँ, और मैं इनको फॉलो बहुत अरसे से कर रही थी, एंड नॉट फॉर हिज फिजिक्स सो मच बट फॉर हिज हाइपोथेसिस इन ब्रेन साइंसेस। वो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन इनका स्टीफन हॉकिंग्स के साथ आई थिंक ब्लैक होल और उसके ऊपर सारा काम है, तो जिस पर इनको फिजिक्स नोबेल लॉरिएट 2020 में मिला या 20 में। हाँ, सो आप बता रहे थे आपने उनके बेटे को भी पढ़ाया। जी जी, वो मेरी क्लास में था।
Oh, तो he was मैं your like he was same class. ही वाज माय स्टूडेंट। He was your student. हाँ तो Wow. और ये जब मैं पढ़ा रहा था तो उस दौरान मुझे नहीं पता था कि ये ये रॉजर रॉजर पेनरोज के बेटा है। हाँ, क्योंकि जाहिर है रॉजर पेनरोज की इतनी एज है और वो हाँ, तो अच्छा। 20-21 साल का होगा। रावी में जो जी जी, तो रावी के एडिटोरियल बोर्ड पे मैं था। तो उस दौरान मुझे पता लगा कि अब्दुल सलाम रावी के इंग्लिश और उर्दू दोनों सेक्शंस के एडिटर रह चुके हैं। अच्छा, और amazing. पतरस बुखारी भी, उनसे भी मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ। खास तौर पे उनका जो यूएनओ में काम था, उन्होंने भी एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन पे बहुत काम किया। बिल्कुल। फिर नून राशिद, एनीवे तो उसके बाद जब मैं यूईटी गया तो मेरा शौक था, अच्छा उस दौरान मैं ना बहुत सारे इंटरनेशनल साइंस मैगजीन्स और जर्नल्स के एडिटोरियल बोर्ड पे था। अच्छा, और अपने शौक से खुद ही अपनी एफर्ट से ऑनलाइन, हाँ शौक से, मुझे किसी ने बताया भी नहीं, लेकिन कई एडिटोरियल बोर्ड्स पे ना, और वो ज़्यादातर ब्रिटिश थे उनके साथ, बल्कि मेरा अभी भी रहा है, ब्रिटिश थे, कैनेडियन थे, अमेरिकन थे, तो उनके साथ मेरे उससे मैंने खुद पहले सीखा कि एडिटिंग होती क्या है, साइंटिफिक राइटिंग क्या होती है। अच्छा। मुझे कुछ भी नहीं आता था, आई लर्नड इट थ्रू डूइंग इट। उसके बाद फिर मैंने कहा कि यूईटी में भी हम एक शुरू करते हैं। यूईटी में मैं कई सोसाइटीज़ में बहुत एक्टिव था। फिर मैंने प्रपोज किया कि यहाँ पे ना हम एक साइंस मैगजीन शुरू करते हैं। यूटी में कोई साइंस मैगजीन नहीं था, लिटरेरी मैगजीन था जो कि 4 साल बाद आता था, लेकिन साइंस मैगजीन नहीं था। अमेजिंग कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और कोई साइंस मैगजीन नहीं। बिल्कुल, और पाकिस्तान में तो कल्चर भी नहीं है ना, अखबारों में भी साइंस, क्या बात हो गई ना, अखबारों में भी साइंस का सेक्शन होता ही नहीं है, होरोस्कोप का होता है, साइंस का नहीं होता। तो एनीवे, तो मैंने काफ़ी उसके लिए लॉबी किया फैकल्टी के पास, और तो वो हामी तो सब भरते थे लेकिन काम कोई नहीं करने देता था। सरकारी यूनिवर्सिटी है, पैसे भी नहीं थे। 1 साल तो ख्वारी होती रही, कुछ भी नहीं बना। फिर हमने इसको ना ऑनलाइन खुद ही लॉन्च कर दिया। अच्छा। थोड़े से पैसे इकट्ठे करके ऑनलाइन, आपको पता है थोड़ा सा खर्चा होता है वेबसाइट का, और हमने ये ओपन कर दिया पूरे डिजिटल मैगजीन। बिल्कुल, और पूरे पाकिस्तान के लिए। फिर हमने एक इंटर्नशिप कराई। अच्छा। जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के एफएससी के ए लेवल, ओ लेवल के बच्चे, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, उनको फिर मैंने जो सीखा हुआ था ना, वो उनको मैंने सिखाया ऑनलाइन। वंडरफुल। और तो वहाँ से फिर हमें लगा, और उसका आउटकम बड़ा अच्छा आया। उन्होंने हमने उन्हें इंटरव्यू करना सिखाया, साइंस इंटरव्यू क्या होता है, प्रेस रिलीज किस तरह लिखते हैं साइंस की, साइंस जर्नलिज्म बिल्कुल 101 बिल्कुल साइंस जर्नलिज्म बिल्कुल। और हमने उनको ना फिर काफ़ी सारे उनकी राइटिंग्स प्रोड्यूस हुई, जो कि हमारी वेबसाइट पे भी फिर जाती थी, तो हमें नज़र आया कि इसमें इंटरेस्ट है। फिर हमने हर साल गर्मियों की छुट्टियों में ना ये करना शुरू किया, और हम एक वक्त ऐसा भी आया कि हमारे पास 1500 एप्लीकेशन आती थी। और अब तो खैर काफ़ी टाइम हो गया, 2016 या 17 में शुरू किया था, तो अब वी हैव पब्लिश लाइक 250 आर्टिकल्स ऑल। अच्छा, तो मैगजीन इज स्टिल रनिंग? इट्स स्टिल रनिंग, अब थोड़ा हल्का हो गया, मैं आपको बताऊंगा क्यों। लेकिन वी हैव प्रोड्यूस लाइक 250 ओरिजिनल आर्टिकल्स, ऑल ऑफ देम बाय पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। और थोड़ा सा हमने अब उर्दू को भी टच किया, ज़्यादा इंग्लिश में है, और वो उस तरह का आपको साइंटिफिक या साइंस, पॉपुलर साइंस राइटिंग आपको पाकिस्तान में किसी भी मैगजीन या अखबार में नहीं मिलेगी। लेकिन ये जस्ट शोज कि इट्स व्हाट अ वंडरफुल वे टू पॉपुलराइज साइंस। बिल्कुल, और उसकी रिस्पांस आपको इतनी अच्छी। बिल्कुल, वो चाहें तो वो अपने साइंस ब्लॉग्स बना सकते हैं, और उनमें से कुछ लोगों ने हमें बताया भी है कि इससे उनकी एजुकेशन में भी उनको काफ़ी मदद मिल रही है, और जब वो फाइनल ईयर थीसिस करते हैं, उनकी राइटिंग स्किल्स काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं, तो उनको, और वो इसकी काफ़ी कदर भी करते हैं। तो इससे ये पता लगता है कि यहाँ काफ़ी स्कोप है साइंस जर्नलिज्म का, जबकि मुझे लगता है कि यहाँ कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया ग्रुप जो है साइंस जर्नलिज्म पे फोकस नहीं करता। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है कि साइंस जर्नलिज्म का वाकई कोई, आई डोंट थिंक कोई ऐसा डिपार्टमेंट है। इवन आईबीए का बड़ा अच्छा है जर्नलिज्म का डिपार्टमेंट, लेकिन देयर इज नॉट मच अटेंशन। एक मैगजीन जो MIT टेक रिव्यू पाकिस्तान, डॉक्टर उमर साहब ने शुरू किया था। अच्छा, अब मुझे नहीं पता। MIT रिव्यू, हाँ, नहीं वो बंद हो गया, वो लगता तो ऐसे है कि बंद हो गया। उनका काम भी वैसे अच्छा था, लेकिन उसके अलावा 1-2 और अखबार है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उसकी बड़ी लिमिटेड रीडरशिप थी। बिल्कुल। हमजा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू कुड come over and we could have this discussion conversation। और उम्मीद है कि जिन्होंने सुना है, जिन्होंने आपका सफ़र, आपकी जर्नी सुनी है, और ख़ास तौर पर जो यूथ है वो इंस्पायर भी हों, तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक, एंड आई होप यू स्टे कनेक्टेड विद पाकिस्तान आल्सो। इंशाल्लाह, थैंक यू। थैंक यू।